अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज नहीं किया है और आप ये वाला लेक्चर देखने आ गए हैं तो आपको इसमें दिक्कतें होंगी। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है। अब ये जो 4 पैरामीटर मैंने आपको बताए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनके बीच में आपस में भी इंटर रिलेशंस होते हैं। वेपर डेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। वो हमेशा आपसे प्योर जो रिएक्टेंट होगा उसका मास स्टाइशियोमेट्री से निकलवाएगा, लेकिन वो कभी भी आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका ऋतिक सर और ये है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। जैसा कि आपसे वादा किया था, मोल कॉन्सेप्ट के बाद आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इस सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें मैं कवर करूंगा एडवांस्ड मोल कॉन्सेप्ट। एडवांस्ड मोल कॉन्सेप्ट का मतलब कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती, जिनके बारे में एनसीईआरटी हमें नहीं बताती, लेकिन उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर ऐसे 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करती, एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन वो यूज होते हैं। पहले दिए थे, लेकिन वो धीरे धीरे क्योंकि वो चैप्टर्स रिमूव हो गए, जैसे कुछ जो गैस वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर रिमूव हो गया, लेकिन क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं दी हैं वो मैं कवर करूंगा। जैसे हम जो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिसिटी के बारे में, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे वाटर वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, वाटर प्रॉब्लम्स जहां पर हम पानी के डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में, और हम लोग बात करेंगे स्टाइशियोमेट्री के बारे में। स्टाइशियोमेट्री में हम लोग 2 टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दिए थे, बेसिक वाले। यहां पर 2 और प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं पेपर में, एक तो परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चंस हैं और दूसरे हैं सीरीज रिएक्शंस। सीरीज रिएक्शंस या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शंस, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है, जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए हम लोग कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी लूंगा इसके अंदर इसी लेक्चर में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिसिटी की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिसिटी की कि एटॉमिसिटी क्या चीज होती है। एटॉमिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल। अब आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलके बनता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। अच्छा, एक बात और, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पिछला वीडियो देखकर आए हैं या आपने मोल कॉन्सेप्ट ढंग से रिवाइज कर लिया है, आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज्ड है, तो ये लेक्चर आपको काम में आएगा, ठीक है ना। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज नहीं किया है और आप ये वाला लेक्चर देखने आ गए हैं तो आपको इसमें दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहां पर मैं कई ऐसी चीजें यूज करूंगा जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार उस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, या आपके जो भी नोट्स हो मोल कॉन्सेप्ट के उनको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक एटम तो नाइट्रोजन का है, प्लस 3 एटम हाइड्रोजन के। तो अलग अलग एलिमेंट के जितने एटम्स मौजूद होते हैं, अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के जितने एटम्स मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
atomicity is called atomicity, ठीक है, of that। जैसे मैं अमोनिया की बात करूं तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी तो ये 1 होगी। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी तो वो 3 होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे H2 की बात करूं तो H2 में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 होगी। यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एटॉमिसिटी का यूज कहां पर है, एटॉमिसिटी का यूज कहां पर है। जैसे मैं आपसे कहूं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 6 एटम तो कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के। तो अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है तो 6 है, हाइड्रोजन की कितनी है 12 है, ऑक्सीजन की पूछूं तो 6 है। सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, यूज कहां करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अगेन एग्जांपल ले रहा हूं हाइड्रोजन वाला ही। मेरे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 H के एटम्स हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ऊपर भी लिखी हुई है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा NaH2 मॉलिक्यूल्स, इधर ये बन जाएगा 2NaH एटम्स। NaH2 मॉलिक्यूल्स की जगह मैं लिख सकता हूं 1 मोल हाइड्रोजन, इसमें है 2 मोल H एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन जिसमें की है 2 मोल H एटम्स। ये मस्त रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बड़ा मस्त रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है। आपने देखा कि जो रिलेशन मॉलिक्यूल और एटम्स के बीच में है वही रिलेशन मोल ऑफ मॉलिक्यूल और मोल ऑफ एटम्स के बीच में भी है, और इसका मैं यूज करूंगा। कैसे करूंगा, जैसे अभी हमने रिलेशन निकाला, जैसे अभी हमने रिलेशन निकाला, इस रिलेशन को यहां लिख लेते हैं। इसके अंदर आपको 2 मोल H एटम्स मिल गए। अगर मुझे मान लीजिए मॉलिक्यूल के मोल पता है, मुझे मॉलिक्यूल के मोल पता है, मुझे पता है कितने मोल मॉलिक्यूल मेरे पास है, और मुझे उससे मोल ऑफ एटम्स निकालने हैं। मुझे निकालना है कितने मोल एटम है, जैसे मुझे H2 पता है मेरे पास कितने मोल है, और मुझे उससे H निकालना है। 1 मोल होगा H2 का तो 2 होंगे, 2 मोल होगा H2 का तो 4 होंगे, 6 मोल होगा तो 12 होंगे। मतलब मोल मॉलिक्यूल पता है, मोल एटम निकालना है, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मॉलिक्यूल से एटम पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे मॉलिक्यूल के मोल पता है, अगर मुझे मॉलिक्यूल के मोल पता है, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो कह ही सकता हूं ना कि 2 मोल H एटम्स में 1 मोल H2 है, 2 मोल H एटम से मिलके 1 मोल H2 बनती है। तो मुझे H के मोल पता थे, 2 मोल H एटम से, वहां से मुझे 1 मोल H2 मिली। कैसे मिली, मैंने एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया, मैंने एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया। अगर आप मॉलिक्यूल से बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अगर आपको मॉलिक्यूल पता है और आप मोल एटम निकालना चाहते हो तो आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको मोल एटम पता है तो आप उल्टा कर दो, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे
अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 1 मोल ग्लूकोज है, इस 1 मोल ग्लूकोज में कितना मोल कार्बन है, कितना मोल हाइड्रोजन है और कितना मोल ऑक्सीजन है? कुछ नहीं करना है, मोल मॉलिक्यूल पता है, मोल एटम निकालना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन की एटॉमिसिटी 6, तो 6 मोल कार्बन, ठीक है ना। 6 इंटू 1, 12 इंटू 1 और 6 इंटू, आगे उल्टा कर लो। जैसे मेरे पास 24 मोल कार्बन है, ये कितने मोल ग्लूकोज में होगा? ये कितने मोल ग्लूकोज में होगा? ये कितने मोल ग्लूकोज में होगा? बनाओ यूनिटरी मेथड से रिलेशन निकालो। 6 मोल कार्बन होता तो मैं कहता 1 मोल ग्लूकोज है, 24 मोल है तो कितने मोल ग्लूकोज है? 24 डिवाइडेड बाई 6 मोल ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। ये आ गया कितना? 4 मोल। तो कितने मोल ग्लूकोज है? ये 4 मोल ग्लूकोज है, सिंपल हो गया। इस तरह से हम लोग एटॉमिसिटी यूज करते हैं, इस तरह से हमसे एटॉमिसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से वो हमसे एटॉमिसिटी के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछे, बस आपको ये देख लेना है कि आपको निकालना क्या है, क्या दिया है, क्या निकालना है। मॉलिक्यूल दिया है, एटम निकालना है, एटम दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, ये देख लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट विल कंटेन, अमोनियम फॉस्फेट नहीं, मैग्नीशियम फॉस्फेट ले लो। हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में 0.8 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे? तो आपको एटॉमिसिटी का क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। मैंने आपको Mg3PO4 होल टॉइस के मोल दे दिए हैं और आपको निकालना है 0.8 मोल ओ एटम्स कितने में होंगे। सबसे पहले रिलेशन बनाइए, 1 मोल Mg3PO4 होल टॉइस में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 4 इंटू 2, 8 मोल ओ एटम्स हैं, 8 मोल ओ एटम्स हैं। 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल ओ एटम्स हैं? 8 मोल। बन गया रिलेशन, दीजिए। 8 मोल ओ एटम्स हैं, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में? 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। तो बेटा एक तो 0.8 मोल कितने में होंगे? निकाल लो। जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई 8, 0.1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। चलो निकल आया 0.8 डिवाइडेड बाई 8 मोल ऑफ एटम्स मुझे पता थे, Mg3PO4 के पूछे थे, मॉलिक्यूल के पूछे थे ना, एटम्स के दिए थे, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया, सिंपल। रिलेशन बनाओ, चाहे यूनिटरी मेथड से कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना, आप रिलेशन यूज करना चाहो रिलेशन यूज करो, वरना यूनिटरी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच वेट ऑफ ऑक्सीजन या हाउ मच मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will be present in
मोल्स मत करो, चलो वेट में कर लेते हैं, एक क्वेश्चन वेट में भी कर लो। हाउ मच weight of oxygen will be present in 25.2 gram hydrated oxalic acid। 25.2 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। 25.2 ग्राम क्या है अपने पास? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। इसमें अपने को निकालना है क्या निकालना है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होगी। अब सबसे पहले तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सर हमें तो हाइड्रेटेड का छोड़ो, नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का नहीं मालूम। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4। इसको हवा में छोड़ते हैं तो ये हाइड्रेट हो जाता है, हवा में से मॉइस्चर खींच लेता है H2C2O4.2H2। और मोलर मास क्या होता है इसका? मोलर मास होता है 126, 126। ठीक, अब रिलेशन आपको पता है मोल में, रिलेशन किस में पता है आपको? मोल में पता है रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपको रिलेशन मोल में पता है तो आपको वेट से पहले मोल बनाने पड़ेंगे। तो मोल ऑफ H2C2O4.2H2O 25.2 गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यह आ गया 0.2 मोल। ठीक है, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन भाई साहब। एक मोल H2C2O4.2H2O में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है? कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है? 4 और 2 6 मोल है। तो 0.2 मोल में कितने होंगे? 6 इंटू 0.2, 1.2 मोल वो एटम्स होंगे। हाँ या ना? लेकिन मुझसे मोल तो पूछे नहीं, मुझसे तो वेट पूछा है। तो मोल बराबर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इसका मोलर मास। सवाल यहां पर यह है कि मोलर मास कितना रखेंगे। आप क्वेश्चन ओ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, O2 के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ओ के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहां पर रखेंगे 16। क्या रखेंगे? 16। तो WO बराबर कितना आएगा? 16 इंटू 1.2, 19.2 ग्राम, 19.2 ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होगी। 25.2 ग्राम सैंपल में 19.2 ग्राम तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, बाकी की हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लेक्चर देखने के बाद कि आंसर क्या आ रहा है। A certain quantity of zircon phosphate Zr4PrPO3 contains 1.8 mole phosphorus atoms. Find the mole of oxygen atoms present in that quantity. ये लीजिए साहब, ठीक है, ये निकालना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा मुझे। जो भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा उनके कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताएंगे और मैं खुद पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। इसके सारे आंसर ठीक होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक शाउट आउट दिया जाएगा मेरे द्वारा
मैं बताऊंगा कि किसने सारे आंसर सही दिए थे, ठीक है। सर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी ऐसा ना करें, खुद सॉल्व करें। चैट जीपीटी का प्रयोग ना करें, आपके लिए हानिकारक है। आपको अभी फायदा लग रहा है लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक है। अब आइए अब आइए बात करते हैं आइडियल गैस बेस्ड प्रॉब्लम्स की। आइडियल गैस पर बेस्ड हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स है। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस क्या होती है? एटॉमिसिटी तो हो गया। अब आइए लेट्स टॉक अबाउट आइडियल गैस। व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस होती है भाई साहब हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि दुनिया में आइडियल तो कुछ है ही नहीं ना। दुनिया में तो आइडियल कुछ है ही नहीं ना। हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर विच फॉलोज, आप लोगों ने फिजिक्स में शायद पढ़ ली होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नहीं पढ़ी है तो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हमारे यहाँ केमिस्ट्री में यूज नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में यूज नहीं है। इस लाइन का केवल इतना सा मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है, बस, ठीक है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से तो मॉलिक्यूल जब दूर दूर रहेंगे तो ना तो अट्रैक्शन होएगा ना रिपल्शन होएगा, ठीक है। इसी को आइडियल गैस बोलते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट में आइडियल गैस के बारे में बात बहुत ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ी सी आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, ध्यान से देखिएगा, तो मुझे चार इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिन्हें हम लोग पैरामीटर्स ऑफ अ गैस कहते हैं। इस कंटेनर में जो गैस भरी है उस गैस का प्रेशर कितना है, कितने मोल गैस के भरे हैं, गैस का टेम्परेचर कितना है और गैस का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बारे में ही, कंटेनर के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। और आइडियल गैस, आइडियल गैसेस जो होती हैं ये ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। किसी भी कंटेनर में जितना भी अवेलेबल स्पेस है, किसी भी कंटेनर में जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसे ये ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन एनी कंटेनर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। अब ये जो चार पैरामीटर मैंने आपको बताए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनके बीच में आपस में भी इंटर रिलेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिलेशंस मैं थर्मोडायनेमिक्स के दौरान कवर करूंगा, यहां कवर नहीं करूंगा, क्योंकि हमें इन रिलेशंस के ऊपर अब क्वेश्चंस नहीं करने होते। वो रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में उनकी कवरेज करेंगे। अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी क्या करने जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स होते हैं ना, पी वी एंड टी, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब अगर मुझे किसी को किसी आइडियल गैस के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं इन चार टर्म्स में दे सकता हूं कि भैया ये 5 लीटर का कंटेनर है, इसमें 4 मोल आइडियल गैस भरी हुई है, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर ये 2 एटमॉस्फेरिक लगा रही है, ठीक है। तो ये चारों कहलाते हैं पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, ये प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर ये आइडियल गैस के पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब आइडियल गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं इनको एक इक्वेशन आपस में रिलेट करती है, इनको एक इक्वेशन आपस में रिलेट करती है। वो इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है? आइडियल गैस
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ गैस। ठीक है, और वो इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ गैस के पैरामीटर के बीच में ये रिलेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर के एंड में मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया है पीवी बराबर एनआरटी को। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, जब मैंने आपको अवोगाद्रो लॉ का बेसिक समझाया था तब मैंने इसको एंड में एक्सप्लेन किया है। ठीक, यहां पर पी क्या होता है? पी होता है प्रेशर ऑफ गैस। पी होता है प्रेशर ऑफ गैस, जो कि एटीएम में लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक। वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ही होता है, लीटर में लिया जाता है। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, और ये टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे। किसमें लेंगे? केल्विन में लेंगे। लास्ट बचा आर। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी तीन वैल्यूज होती हैं। इसकी तीन वैल्यूज होती हैं अलग अलग यूनिट में, तीन अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसकी। इसकी वैल्यू होती है 1/12 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन, जो कि पीवी बराबर एनआरटी में लगाई जाती है, जो कि पीवी बराबर एनआरटी में लगाई जाती है। दूसरी वैल्यू होती है भाई साहब इसकी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और तीसरी वैल्यू होती है इसकी 25/3 या फिर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जो आपको इस चैप्टर में यूज नहीं करनी है। ये आपको यूज करनी है थर्मोडायनेमिक्स ऑनवर्ड्स, यहां यूज नहीं करनी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑनवर्ड्स अपन इसे यूज करेंगे, यहां इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक, यहां अगर अपने को नोट जरूरत पड़ेगी तो 1/12 ही यूज होगी। ठीक, अब इससे फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इक्वेशन? ये एक तो इस इक्वेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी होती है, वो भी बताता हूं आपको। इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी होती है, वो अल्टरनेट फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेट, वो क्या होती है अल्टरनेट फॉर्म? देखो, पीवी बराबर, यहां पर हम लिख सकता हूं वेट अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला बता रखा है मोल का। फॉर्मूला बता रखा है मोल का। यहां से मैं लिख दूंगा पीएम बराबर W/V आर टी। W/V हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो पीएम बराबर आ गया बेटे रो आर टी। कितना आ गया? रो आर टी। पीएम बराबर निकल आया रो आर टी, जहां पर एम क्या है? एम है मोलर मास ऑफ गैस, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। वेट की यूनिट होगी ग्राम, और इसकी यूनिट होगी लीटर। डेंसिटी ऑफ गैस ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये इसकी अल्टरनेट फॉर्म आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताई थी, दोबारा से बता रहा हूं। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें वैसे तो दोनों अलग अलग होते हैं, तुम्हारे लेवल पे दोनों सेम होते हैं। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, एसटीपी या एनटीपी। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं पीवी बराबर एनआरटी में, पीवी बराबर एनआरटी में अगर मैं एन को पुट कर दूं 1 मोल, प्रेशर को पुट कर दूं 1 एटीएम, टेम्परेचर को पुट कर दूं 273 केल्विन, मतलब ये एसटीपी या एनटीपी प्रूव कर दूं मैं, है ना? तो आप पुट करके देखिए 1 वी 1 मोल, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल केल्विन 12 1 इंटू 273, यहां से वी आ जाएगा 22.7 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये,
ये पिछली क्लास में भी निकलवाया था मैंने, पिछले लेक्चर में भी आपको निकलवाया था। एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस हो, ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर। पहले 22.4 हुआ करता था, नई वाली एनसीईआरटी में 22.7 कर दिया गया है इसे, ठीक है, 22.7 लीटर। ओके, इसी को हम लोग अवोगाद्रो लॉ कहते हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसी को हम लोग अवोगाद्रो लॉ कहते हैं, 22.7 लीटर। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आया मोल निकालने का, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला पैदा हुआ मोल निकालने का। देखो, अगर गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर है तो मतलब गैस का 1 मोल है। अगर 22.7 लीटर है तो मतलब गैस का 1 मोल है। 1 लीटर है तो 1/22.7 मोल है। और अगर गैस का वॉल्यूम V लीटर है तो V/22.7 है। V क्या है? गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.7। ठीक है, तो यहां से, और ये क्या हो गए? ये मोल हो गए। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोल्स ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.7। ये लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। क्योंकि एक मोल जो होता है वो 22.7 लीटर घेरता है। एक मोल 22.7 लीटर घेरता है। ठीक है, एक मोल 22.7 लीटर घेरता है। इसकी सहायता से मैंने क्या निकाल दिया? इसकी सहायता से मैंने ये निकाल दिया कि मोल्स कितने हैं, गैस के मोल्स कितने हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, कैसे कैसे यूज होता है ये, इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 moles O2 gas at 2 atm and 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपको 2 मोल दे रखी है ऑक्सीजन गैस की, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आपको मोल वॉल्यूम निकालना है। क्या कर देंगे? पीवी बराबर एनआरटी। जितनी भी गैसेस हमारे पास होती हैं हम आइडियल गैस मानते हैं उन्हें, पीवी बराबर एनआरटी लगा दीजिए। लगाइए साहब, पीवी बराबर एनआरटी। पी 2 एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम आपको निकालना है, 2 मोल ऑक्सीजन है, R 1/12 है, टेम्परेचर 300 है। चलो, टेम्परेचर 300 कैसे हो गया? केल्विन में टेम्परेचर आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के आता है, तो 27 + 273 कितना आ गया? ये 300 केल्विन। रख दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये आ गया यहाँ से 25 लीटर। कितना वॉल्यूम निकल आया? 25 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना निकल आया? 25 लीटर। ठीक, ये निकल आया जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए, आसान सा क्वेश्चन था ये, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एट एसटीपी density of an ideal gas is 1.4 ग्राम पर लीटर। फाइंड द मोलर मास ऑफ गैस। गैस का मोलर मास निकालिए।
फाइंड द मोलर मास ऑफ गैस। अब आपको मोलर मास निकालना है, तो आपको दो फॉर्म्स बताई है मैंने, पीवी बराबर एनआरटी बताई है और पीएम बराबर रो आरटी बताई है। तो पीवी बराबर एनआरटी तो यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ काम कौन सी करेगी, पीएम बराबर रो आरटी काम करेगी। हाँ या ना, यहाँ कौन सी फॉर्म काम करेगी, पीएम बराबर रो आरटी, क्योंकि आपको मोलर मास निकालना है, डेंसिटी दी हुई है। लगा दीजिए पीएम बराबर रो आर टी। सर प्रेशर और टेम्परेचर तो दिया नहीं है, एसटीपी तो दिया है ना बाबू। रखिए 1 एटमॉस्फेरिक, मोलर मास निकालना है 1.4, आर बराबर हो गया 1/12 और ये हो गया 273। ठीक है, ये आ गया 22.7, तो 22.7 इंटू 1.4 ग्राम पर मोल। ये आपने निकाल दिया गैस का क्या, ये आप निकाल दिया गैस का मोलर मास, जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास। तो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है ये, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, गैसेस मैं आपको अवोगाद्रो लॉ में बता चुका हूं, गैसेस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं आपसे ऑक्सीजन गैस कह रहा हूं तो फॉर्मूला O2 होगा, नाइट्रोजन गैस कह रहा हूं तो फॉर्मूला N2 होगा, हाइड्रोजन गैस कह रहा हूं तो फॉर्मूला H2 होगा। ठीक है, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, अभी अपन लोगों ने एटॉमिसिटी पढ़ा था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, AIPMT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद होगा मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है ना, अपॉन एन ए। हाँ या ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा, मोल इनटू एन ए के, गैसेस के लिए। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एन ए तो कांस्टेंट है ना, मोल बढ़ेंगे मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी में होंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि मोल से एक बार निकला है उसके बाद तो मुझे Na से मल्टीप्लाई करना है ना, और Na तो सबके लिए सेम है, तो जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा। सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मॉलिक्यूल निकाल लो, मोल निकालो, वॉल्यूम दिया है 5/22.4, सॉरी 22.7, यहां पर वेट दिया है तो 0.5 वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास 2 रखा जाएगा, H2 गैस है। यहां पर भी वेट दिया है तो 10/32, और यहां पर 15/22.7। ठीक है ना, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इसके सबसे ज्यादा आएंगे, निकाल सकते हो आप, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इसके सबसे ज्यादा आएंगे भाई। 5/22.7, 0.5/2 तो 1/4 हो गया सीधा सीधा, ये हो गया 1/4, ये हो गया 0.22, ये हो गया 0.25, 5/16, 5/16, ये हो गया 0.31 और ये हो गया 0.66। इसके सबसे ज्यादा है, यही आंसर है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अब आप मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें Na का मल्टीप्लाई करोगे ना। मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, इसमें Na का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो Na से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा। ठीक है Na से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा। एक ये क्वेश्चन देखिए एटॉमिसिटी वाला, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। एटॉमिसिटी को मिक्स कर दिया क्वेश्चन के अंदर, एटॉमिसिटी को मिक्स कर दिया हमने क्वेश्चन के अंदर, एटॉमिसिटी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ट्राई एटॉमिक गैस का क्या मतलब है,
कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। यानी गैस का फॉर्मूला क्या होगा? गैस का फॉर्मूला क्या होगा? गैस का फॉर्मूला होगा A3 या कुछ भी मान लो, G3 A3 जो तुम्हें अच्छा लगे, A3। हाँ या ना? अब ट्राई एटॉमिक गैस है, इसका मतलब एक मोल गैस के अंदर, एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल एटम होंगे? 3 मोल एटम्स होंगे, तभी तो गैस ट्राई एटॉमिक बनेगी। एटॉमिसिटी से अपने को पता है। यानी 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 3 इंटू 0.1, 0.3 मोल एटम्स होंगे। हाँ या ना? 0.3 मोल एटम्स होंगे। हाँ या ना? ठीक है ना? 0.3 मोल एटम्स होंगे। अब 0.3 मुझसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं उसने, तो अपन क्या करेंगे? 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा ये? 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएगा। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएगा। सी ऑप्शन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द वेट ऑफ silver nitrate which has same number of oxygen atoms as are in 6.72 liter ozone at STP। 6.72 मत करो, 8.96 कर लो। सिल्वर का एटॉमिक मास दिया है 108, 14, ऑक्सीजन का दिया है 16। ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है AgNO3 का वो मास निकालिए जिसमें उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं जितने 8.96 लीटर O3 में है STP पर। एटॉमिसिटी, गैस, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सबको मैंने मिक्स कर दिया, तीनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ज्यादा आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, कुछ थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 मोल AgNO3 में 3 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। हाँ या ना? 3 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। और 1 मोल ओजोन में भी कितने होंगे? इसमें भी 3 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। मुझसे कहा गया है AgNO3 का वो वेट निकालिए जिसमें ऑक्सीजन के उतने ही एटम्स हैं जितने 8.96 लीटर ओजोन में हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही निकाल लेता हूं कि भाई साहब 8.96 लीटर में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। उसके लिए मेरे को निकालने पड़ेंगे मोल ऑफ ओजोन। मोल ऑफ ओजोन आएगा वॉल्यूम अपॉन 22.7 लिखना चाहिए था, चलो 22.7 ही लिख लेते हैं, हटाओ। 8.96 डिवाइडेड बाई 22.7, ये आ जाएंगे 0.4 मोल। 22.4 के हिसाब से बनाया है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 22.4 होता था। खैर 0.4 मोल्स, तो 0.4 मोल ओजोन में कितने होंगे? 1.2 मोल।
3 इंटू 0.4 यानी कि 1.2 मोल ओ एटम्स। ठीक है, अब मुझे AgNO3 का वो वेट निकालना है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया मेरे लिए, मुझे AgNO3 का वो वेट निकालना है। AgNO3 का वो वेट निकालना है जो वेट में 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हों। मुझे AgNO3 का वो वेट निकालना है जिसमें 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हों। ठीक है, तो देखो 3 मोल ओ एटम्स मौजूद हैं कितने में? 1 मोल AgNO3 में, इस रिलेशन से। तो 1.2 कितने में मौजूद होंगे? 1/3 इंटू 1.2, 0.4 मोल AgNO3 में। ये होगा वेट अपॉन मोलर मास। AgNO3 का मोलर मास होता है 108 प्लस नाइट्रोजन प्लस 48 ऑक्सीजन के लिए। तो ये हो गया आपका 114, 122, 48 और 12 60, 170। W बराबर 170 इंटू 0.4, 68 ग्राम AgNO3 होना चाहिए। 68 ग्राम AgNO3 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 68 ग्राम AgNO3 होना चाहिए। क्वेश्चन इसलिए इतना सिंपल हो गया क्योंकि एटॉमिसिटी बराबर थी। अगर एटॉमिसिटी मैंने डिफरेंट दी होती, कोई और कंपाउंड लिया होता, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ती, लेकिन इत्तेफाक से वो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि एटॉमिसिटी बराबर आ गई, इसलिए आपके लिए चीजें आसान हो गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आपको हैंग समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस तरीके से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने यहां पर 2 फॉर्मूले तो मोल के यूज कर दिए और साथ में एटॉमिसिटी को भी मिक्स कर लिया। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की ब्यूटी होती है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां यूज होता है और इक्विलिब्रियम में यूज होता है, 2 जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, वेपर क्या होता है ये? अब देखिए होता क्या, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दूं जिसका मास 1 किलो हो और एक रुई का ढेर दे दूं जिसका मास 1 किलो हो, मास दोनों का बराबर बराबर है, 1 kg 1 kg, और अगर उससे मैं आपको मारूं तो बट ऑब्वियस है कि लोहे वाले से आपको चोट ज्यादा लगेगी और रुई वाले से आपको चोट कम लगेगी। क्यों? मास सेम होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। डेंसिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है ना, डेंसिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, बहुत काम की क्वांटिटी होती है। डेंसिटी आपको यह बताती है कि यूनिट वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर किसी चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में क्लोजली अटैच्ड होंगे, क्लोजली अरेंज्ड होंगे, उतनी ही ज्यादा उस चीज की डेंसिटी होगी। और जितने दूर दूर पार्टिकल्स होंगे उतनी ही डेंसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास कम है। सिंपल है। लोहे की डेंसिटी रुई से ज्यादा होती है, लोहे में पार्टिकल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए लोहे से चोट ज्यादा लगती है। रुई की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि उसमें पार्टिकल्स दूर दूर पैक्ड होते हैं, उतनी चोट नहीं लगती। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी 2 तरह से निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं रो बराबर m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये आप सॉलिड्स के लिए निकाल सकते हैं, लिक्विड्स के लिए निकाल सकते हैं, गैसेस के लिए निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी लगा सकते हैं। दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, आप किसी चीज को रेफरेंस मानते हैं।
है ना। एब्सोल्यूट डेंसिटी में आपको जिसकी डेंसिटी निकालनी है उसका मास लिया, वॉल्यूम निकाला, रेशियो ले लिया, डेंसिटी आ गई। रिलेटिव में आप एक रेफरेंस मानेंगे, उसके हिसाब से निकालेंगे। एक रेफरेंस आपको अज्यूम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये निकाली जाती है वाटर के रेफरेंस में, ये निकाली जाती है वाटर के रेफरेंस में, और ये यूज होती है लिक्विड्स के लिए। ये यूज होती है किसके लिए? लिक्विड्स के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिकली वो वाली जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इसमें जरूरी नहीं कि लिक्विड का टेम्परेचर भी 4 डिग्री हो, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री वाली लेनी है, जो कि कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। 4 डिग्री पर वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है। हालांकि हम ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर वाटर की डेंसिटी को 1 ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 1 केवल 4 डिग्री पर ही होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड के सीधे सीधे बराबर हो जाएगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी बात आपको नहीं करनी है। आपको बात करनी है वेपर डेंसिटी की। आपको किसकी बात करनी है? वेपर डेंसिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये केवल और केवल गैसेस पर लागू होता है, ना सॉलिड्स पर, ना लिक्विड्स पर। ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस। दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ना सॉलिड्स पर एप्लीकेबल है, ना लिक्विड्स पर एप्लीकेबल। क्या होता है कॉन्सेप्ट? फटाफट से बात करते हैं इसकी। होता क्या है ये? वेपर डेंसिटी क्या चीज होती है, आइए देखते हैं। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद सारी गैसेस में सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई गैस हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा डेंस है, कितने ज्यादा गुनी डेंस है। तो आप सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हाइड्रोजन ले लीजिए, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या ले लीजिए? दूसरी गैस ले लीजिए। और आपसे पूछ रहा है वेपर, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो बेटा वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पीएम बराबर रो आर टी, तो रो बराबर होगा पीएम अपॉन आर टी। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि दोनों गैसेस को सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे लेना है। जिस प्रेशर टेम्परेचर पे गैस को ले रहे हैं उसी पर आप हाइड्रोजन को भी लेंगे। ये कंडीशन इसमें जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे ले लें। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो रो गैस क्या होगा? पीएम गैस अपॉन आरती, और ये होगा पीएम हाइड्रोजन अपॉन आरती। अब यहां आरती से आरती कट गया, पी से पी कट गया, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, प्रेशर सेम है, कट गया। तो यहां से वेपर डेंसिटी कितना आ गया? वेपर डेंसिटी आ गया एम गैस अपॉन एम हाइड्रोजन या फिर एम गैस अपॉन 2। ये निकला है वेपर डेंसिटी, गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। वेपर डेंसिटी के बारे में दो चीजें जानना जरूरी है, कंपलसरी है। पहला, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस। ये आप सॉलिड्स पर नहीं लगा सकते, लिक्विड्स पर नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये केवल गैसेस पर लगता है और कहीं नहीं लगता। दूसरा,
जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये मोलर मासेस का रेशो है। लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं, क्योंकि ये डेंसिटी का रेशो है, मोलर मासेस का रेशो है, और रेशो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। बच्चों को लगता है एम गैस बाई 2 इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है और इसकी यूनिट ग्राम पर मोल है, तो वो वेपर डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर मोल लिख देते हैं, जो कि गलत है। ऊपर जो गैस का मोलिकुलर मास होगा उसकी वैल्यू जो भी होगी x ग्राम पर मोल, और नीचे 2 है, इसकी भी यूनिट एक्चुअली तो ग्राम पर मोल ही है, मोलर मास है ये भी, तो ये यूनिटलेस हो गई। ठीक है ना। तो वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं। वेपर डेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती है जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो अल्फा और डी अपॉन डी का रेशो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ग्राफ बनाते हैं एन निकाल के, वहां पर इसका यूज है। लेकिन हल्का सा इसका एप्लीकेशन यहां पर भी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल alkane has vapor density of 29, find the formula of, जैसे ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक एल्केन है, वेपर डेंसिटी 29 दे रखी है, आपको फॉर्मूला निकालना है एल्केन का। ठीक है। एक एल्केन है, वेपर डेंसिटी आपको 29 दे रखी है। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है CnH2n+2। मोलर मास कितना होगा बाबू इसका? मोलर मास कितना होगा? 12 × n, कार्बन का 12, n एटम है, हाइड्रोजन का 1, 2n+2, ये आ गया बेटे 14n+2, जनरल मोलर मास होता है ये। अब अगर मैं इस मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या इसकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी? जी सर, आ जाएगी। 14n+2 डिवाइडेड बाई 2, 7n+1, ये मुझे 29 दे रखी है। n निकाल लूंगा, एल्केन का फॉर्मूला क्रैक हो जाएगा। यहां से 7n बराबर 28 आ गया, n बराबर 4 आ गया। तो एल्केन कौन सी है? एल्केन 4 कार्बन की एल्केन है, C4H2 × 4+2, C4H10। ये क्वेश्चन ब्यूटेन का है। इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ब्यूटेन का है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये पूछे जाते, इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं ये खूब सारे पूछे जाते। ठीक है ना। तो ये अपना वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। वेपर डेंसिटी का जब भी यूज होगा, वेपर डेंसिटी जहां भी आएगी वहां पर वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास बाई 2 या मोलर मास बाई 2 रखा जाएगा। बस ये यहां पर याद रखने वाली चीज है कि वेपर डेंसिटी हमेशा यहां पर मोलर मास बाई 2 होगी। जब भी कहां भी जिस केस में आएगी वहां ये मोलर मास बाई 2 ही रखी जाएगी। ठीक है। और ये डेंसिटी से डिफरेंट होती है, ये डेंसिटी नहीं होती, ये रेशो होती है डेंसिटी का। ठीक है। इट इज नॉट डेंसिटी। तो पीएम बराबर रो आर टी में कहीं वेपर डेंसिटी मत रख देना ना। पीएम बराबर रो आर टी में कहीं वेपर डेंसिटी मत रख देना। जैसे वो क्वेश्चन पूछे कि, सपोज वो क्वेश्चन पूछे तुमसे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm pressure and 27 degree Celsius temperature is 1.5 ग्राम पर ml, ग्राम पर लीटर।
फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये नहीं कि डेंसिटी को वेपर डेंसिटी बोल दिया कि 1.5 ही तो आंसर होगा सर। वेपर डेंसिटी मतलब वेपर की डेंसिटी, डेंसिटी तो दे रखी है। वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होती है पहली बात, और मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होती है दूसरी बात। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी के लिए पहले गैस का मोलर मास निकालना पड़ेगा। Tm बराबर रो आर टी, 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, गैस का मोलर मास निकालेंगे, डेंसिटी 1.5 है, R 1/12 है, टेम्परेचर 300 है। ठीक है, ये आ गया 25। ठीक है, तो बेटा यहां से m गैस कितना आ गया? m गैस आ गया 37.5 ग्राम पर मोल। ये निकल आया, m गैस निकल आया 37.5 ग्राम पर मोल। तो बेटा वेपर डेंसिटी कितनी होगी? वेपर डेंसिटी कितनी होगी? वेपर डेंसिटी होगी 37.5 डिवाइडेड बाई 2। 18.75, ये इसकी वेपर डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बहुत हाई फाई कोई नहीं बनता है, बहुत ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बस हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज इक्विलिब्रियम में वो करवा सकता है। ठीक है ना, वो यूज इसका इक्विलिब्रियम में करवा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना, करवाएगा इक्विलिब्रियम में, वहां पर देखेंगे। तो वेपर डेंसिटी के बारे में बस पता होना जरूरी होता है, वेपर डेंसिटी के बारे में पता होना थोड़ा सा जरूरी होता। ये कहानी हो गई बाबू वेपर डेंसिटी की। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो था वाटर बेस्ड प्रॉब्लम। वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स। वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है? वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, सभी लोग जानते हैं ये बात। ठीक है, और वाटर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। वाटर के जो क्वेश्चंस होते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है ना, और इसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। होती तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 है, वाटर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 4 डिग्री रखते हैं हम लोग कैलकुलेशन वगैरह का, लेकिन हम ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स वाटर की डेंसिटी 1 ही मान के चलते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर एम। ठीक है, इसी बात का वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है। इस बात का वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है, मतलब देखो, तुम्हारे पास पानी का एक सैंपल है, उसका कुछ मास है, उसका कुछ वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम 1 है, मास अपॉन वॉल्यूम 1 है। तो यहां से जो मास ऑफ वाटर आएगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है ना, बस वाटर का मेन जो पॉइंट है वो यही है, इसी पे क्वेश्चन करवाता है वो, इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको परेशान करेगा कि जो मास ऑफ वाटर होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है, इसी पर आपको परेशान करेगा। जैसे आपसे कहेगा 750 ml पानी में मोल निकालो, 750 ml पानी में मोल निकालो, चलो यही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर इन 750 ml या 720 पकड़ लो, सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज करने पे आएगा तो एट STP और दे देगा, एट STP और दे देगा। तो बच्चे ml में मोल निकालना देख के, है ना, ml में मोल निकालना देख के बच्चों को लगता है अबे गैस इक्वेशन लगेगी, PV बराबर है ना RT। वॉल्यूम में मोल निकाल लेना तो PV बराबर है ना RT, वॉल्यूम दिया है, जबकि वाटर लिक्विड होता है।
वाटर लिक्विड होता है और पीवी बराबर एनआरटी केवल गैस पर लगती है। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने अपने को, तो 720 ml वाटर का क्या मतलब हुआ, 720 ग्राम वाटर। ये लो, हो गया। इसमें पीवी बराबर एनआरटी से मत निकालने जाना, वाटर के ऊपर पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगता, वाटर पर पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगता, क्योंकि वाटर गैस नहीं होता, ठीक है ना। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्वेश्चन करवाएगा वो आपसे, उस पर लिक्विड होता है। तो वाटर के मोल कितने होंगे, मोल होंगे 720/18, कितने मोल आ गए ये, 40 मोल पानी, ठीक है ना। कितना आ गया ये, 40 मोल पानी। जैसे ये देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ वाटर इज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, ये दे रखा है उसने। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर। इस लाइन का यही तो मतलब है कि अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो इस लाइन का क्या मतलब है, 1 ग्राम पानी जो है वो कितनी जगह घेरता है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है, ठीक है। मुझे एक मॉलिक्यूल की बात करनी है, क्या मैं वेट से मोल निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं सर। 1 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, आओ निकालें जरा। मोल ऑफ वाटर इन 1 ग्राम सैंपल कितने होंगे, मोल ऑफ वाटर इन 1 ग्राम सैंपल होंगे 1/18, ठीक है, सही है। और मॉलिक्यूल कितने होंगे, मोल पता हो मॉलिक्यूल निकालना हो तो इनटू एवोगाद्रो नंबर कर देते हैं। ये लो मॉलिक्यूल निकला है, ठीक है, ये निकला है। यानी Na बाई, इसको अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर का मतलब, तो Na/18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना है, का वॉल्यूम कितना है 1 ml है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने पानी के मोल निकाल लिए, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लिए। तो बेटे एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, (1/Na/18, 18/6.022 इंटू 10⁻23, लमसम में ये 3 हो गया, 3 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया। तो पानी का एक मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम घेरेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम घेरेगा। पानी का प्रॉब्लम जब भी कभी करने को आएगा तो उसमें पानी की डेंसिटी यूज होगी ही होगी। जब भी कभी वो पानी का प्रॉब्लम करवाएगा तो वो उसमें पानी की डेंसिटी का यूज करवाएगा ही करवाएगा। बिना पानी की डेंसिटी के आप पानी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है, बिना पानी के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, ये वाटर वाली प्रॉब्लम्स का काम हो गया। हाँ? ये अपना वाटर वाले का काम हो गया। अब आइए स्टाइशियोमेट्री पे, अब आइए किस पे, स्टाइशियोमेट्री। लेट्स टॉक अबाउट स्टाइशियोमेट्री नाउ। तो वाटर कहीं भी दे तो वाटर देख के घबराने की जरूरत नहीं है। और पहली बात, एक तो वाटर देख के घबराना नहीं है, वाटर के क्वेश्चन में हमेशा डेंसिटी बराबर मास कर देना है। दूसरी बात
वाटर में डेंसिटी बराबर मास कर देना है। दूसरी बात, वाटर के केस में हमेशा ये बात याद रखनी है कि पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगेगा, पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगेगा, ठीक, पीवी बराबर एनआरटी नहीं लगेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम्स और बनते हैं पानी पे एक प्रॉब्लम्स और बनते हैं पानी पे, वो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? एक प्रॉब्लम्स पानी पर और बनते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? वो हल्का सा स्टाइशियोमेट्री के साथ क्लब करके बनते हैं, ठीक है। एक कराता हूं इस टाइप का प्रॉब्लम आपको। वो क्वेश्चन क्या होता है वो पकड़ते हैं, चलो देखते हैं। फाइव लीटर प्रोपेन इज combusted with enough amount of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फाइंड द कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ ये एग्जैक्टली वाटर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें वाटर का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन के अंदर वाटर का जो रोल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, वो देख लो कैसे होता है। देखो, प्रोपेन है तुम्हारे पास C3H8, इसको तुमने जलाना है। C3H8 को जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, गैसियस होती है, CO2 गैस, 3 CO2 बनेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि टेम्परेचर कितना दे रखा है। जैसे यहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपराइज तो नहीं होगा, वाटर तो 100 डिग्री से ऊपर वेपराइज होता है, यानी यहां पर वाटर लिक्विड होगा। और यही इस क्वेश्चन का कैच है। देखो, यही इस क्वेश्चन का कैच है। सपोज करो एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे पिस्टन लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूं कि मुझे ऑक्सीजन कितनी लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है और प्रोपेन भी गैस है। तो क्या मैं क्वेश्चन को सीधे के सीधे किस पे सॉल्व कर सकता हूं? वॉल्यूम पे सॉल्व कर सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा 5 टाइम्स V ऑफ प्रोपेन, ये हो गया 5 × 5, 25 लीटर। 25 लीटर ऑक्सीजन मुझे लगेगी इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में 25 लीटर ऑक्सीजन लगेगी। तो बेटे इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? शुरू में गैस है, दोनों गैसेस हैं, 5 तो होगा प्रोपीन का प्लस 25 होगा इसका, 30 लीटर टोटल होगा। तो अगर इसमें पिस्टन लगा है तो वो पिस्टन 30 लीटर का वॉल्यूम आपको इंडिकेट कर रहा होगा शुरू में, ठीक है, क्योंकि शुरू में इस बर्तन में कौन कौन पड़ा होगा? C3H8 पड़ा होगा और O2 पड़ा होगा। अब होगी रिएक्शन, अब होगी रिएक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म निकालूं, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म निकालूं, वो भी मैं निकाल सकता हूं। C3H8 डिवाइडेड बाई 1, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 3। यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 आ जाएगा 3 × 5, 15 लीटर, 15 लीटर। अब ऑक्सीजन, मैं यहां पर वाटर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता क्योंकि वाटर लिक्विड है, ठीक है। अब वाटर लिक्विड है, वही खेल करेगा इसके अंदर, क्योंकि लिक्विड वाटर बनेगा, 4 मोल पानी लिक्विड के बनेंगे, तो वो लिक्विड वाटर पूरा वॉल्यूम तो नहीं घेरेगा, क्योंकि गैसेस तो पूरा वॉल्यूम घेरती हैं। ये वाटर नीचे आ जाएगा, जैसे ही वाटर नीचे आएगा ये पिस्टन नीचे शिफ्ट होगा, ये पिस्टन नीचे शिफ्ट होगा। क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था? अभी तक तो बेसिकली क्या हो रहा था? अभी तक तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम, गैसेस थी, उन्होंने पूरा वॉल्यूम घेर रखा था। लेकिन अब क्या हो गया? अब बेसिकली कुछ वाटर बन गया जो कि नीचे आ गया, क्योंकि वाटर तो लिक्विड है, वो तो नीचे आके बैठेगा।
नीचे बैठते ही क्या होगा, पिस्टन नीचे सरक आएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, ये वाला मूवमेंट, जितना पिस्टन नीचे सरका, इसी को कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अब ये नीचे क्यों सरका? क्योंकि पानी एक गैस बना। अगर पानी गैस नहीं बना होता, अगर पानी गैस नहीं बना हुआ होता, हो सकता है एक्सपेंशन हो जाता, हो सकता है वॉल्यूम सेम रहता। लेकिन पानी लिक्विड है, तो पानी लिक्विड बनने की वजह से क्या हुआ, पिस्टन नीचे ही आएगा, पिस्टन नीचे ही आएगा। ठीक है ना? जैसे अगर मैं पानी को यहां पर गैस ले लेता, तो 20, तो यहां पर आप निकालना 20 लीटर पानी बनता, 20 और 15 35, 35 हो जाता वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन होता। कंट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि पानी ने पूरा वॉल्यूम नहीं घेरा, लिक्विड होने की वजह से पानी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो पिस्टन भी सरक जाएगा नीचे, क्योंकि ओवरऑल प्रेशर तो कम हो गया ना। तो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना होगा? मॉड ऑफ वी आई माइनस वी एफ, 30 माइनस 15 लीटर का कंट्रैक्शन हो गया। मतलब जहां शुरुआत में ये वॉल्यूम 15 लीटर पे टिका हुआ होगा, रिएक्शन के एंड में शुरुआत में 30 लीटर पे टिका हुआ होगा, एंड में 15 लीटर पे टिका हुआ होगा। ये भी एक प्रकार की वाटर बेस्ड प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी कई बार पूछ ली जाती हैं। इसमें वाटर बेस प्लस अवोगाड्रो लॉ दोनों लग गया। ठीक है, इसमें वाटर बेस प्लस अवोगाड्रो लॉ दोनों लग गया। चलिए अब चलते हैं एडवांस मोल कॉन्सेप्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्टाइशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स पर। स्टाइशियोमेट्री में मैंने आपको दो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स पिछले लेक्चर में बता दी हैं, नॉर्मल सिंगल रिएक्टेंट वाली प्रॉब्लम्स और लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? नॉर्मल सिंगल रिएक्टेंट वाली प्रॉब्लम्स और लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम्स। अब मैं जो प्रॉब्लम्स आपको बताने जा रहा हूं वो प्रॉब्लम्स हैं परसेंटेज प्योरिटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था, एनसीईआरटी की एक लाइन है कि अगर मुझे कंपोजिशन पता है, हाँ, अगर मुझे कंपोजिशन पता है तो मैं किसी भी चीज की प्योरिटी निकाल सकता हूं, परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकता हूं। अगर मुझे उस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोन है, उसकी कॉम्पोजिशन नोन है, तो मैं उसका परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टाइशियोमेट्री एक बहुत थ्योरेटिकल सी ब्रांच होती है, सब कुछ इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, एवरीथिंग इज हेयर कैलकुलेटिव। असलियत में कुछ नहीं हो रहा है, हम रिएक्शन नहीं करके देख रहे हैं, हम बेसिकली केवल कागज पे बैठ के नंबरों से मैथ को निकाल रहे हैं। जैसे मेरा अगर रिएक्शन लिखूं CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 मिलता है, तो अगर मैं स्टाइशियोमेट्री की बात करूं तो इसके 1 मोल से मुझे इसका 1 मोल मिलना चाहिए और इसका भी 1 मोल मिलना चाहिए। ठीक, इसके 1 मोल का मतलब कैल्शियम का, इसका मोलर मास होता है 100, तो 100 ग्राम मिलना चाहिए। इसका मोलर मास होता है 56 और इसका होता है 44। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, निकाल के देख लेना, सबका पता होगा तुम्हें। ऐसा हमें पता लग रहा है। ये मुझे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन मेरे को स्टाइशियोमेट्री दे रही है। ये मेरी रिएक्शन मेरे को स्टाइशियोमेट्री इंफॉर्मेशन दे रही है कि भैया अगर मैं 1 मोल जलाऊंगा तो मेरे को 56 ग्राम CaO मिलेगा, 44 ग्राम CO2 मिलेगी। ठीक है ना? 44 ग्राम कह लो, 22.4 लीटर कह लो, एक ही बात है। ठीक, 22.4 लीटर कह लो। मैंने 100 ग्राम सैंपल असलियत में मार्केट से मैं खरीद के लाया और मैंने जलाया। 100 ग्राम सैंपल खरीद के लाया, इस लाइन पर फोकस करना, बहुत काम की लाइन है। 100 ग्राम CaCO3 में खरीद के लाया, मैंने जलाया। जब मैंने जलाया तो मैंने ये पाया कि मुझे केवल 42 ग्राम CaO ही मिला। रिएक्शन होने के बाद जो बचा हुआ CaO था, मैंने उसका वजन किया तो मैंने वेट करने पर पाया कि भाई मेरे को 42 ग्राम CaO ही मिल रहा है। जो CaO मेरे पास है वो केवल 42 ग्राम ही है, 56 ग्राम नहीं है। तो मेरे दिमाग में खुराफात आई, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ करी भाई ने, कुछ तो दुकान वाले ने खेल किया मेरे साथ।
मैं एक और सैंपल लेके आया उसी दुकान से, मैंने फिर 100 ग्राम का सैंपल लिया, फिर जलाया, मेरे को फिर 42 ग्राम मिला। इस एक्सपेरिमेंट से जबकि मिलना कितना चाहिए था मेरे को, मिलना चाहिए था मेरे को 56। थ्योरेटिकली कितना सीईओ मुझे मिलना चाहिए था, 56, मिला कितना है 42। क्लियर है? इसका मतलब जो 100 ग्राम CaCO3 में खरीद के लाया हूं, इस CaCO3 में पूरा का पूरा CaCO3 मौजूद नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें मिलावट भी है। इस सैंपल में कुछ प्योर सैंपल है और कुछ इंप्योरिटी है। जो प्योर CaCO3 है, जब मैं गर्म कर रहा हूं तो वो तो मेरे को CO बना के दे रहा है, लेकिन जो इंप्योरिटी है गर्म वो भी हो रही है, लेकिन वो CO तो नहीं बना रही ना। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है भाई कि ये जो CO है ये केवल प्योर वाले हिस्से से आ रहा है, आया ना? अब सवाल मेरा ये है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि इसमें कितना प्योर CaCO3 है या कितनी इंप्योरिटी है, ये पता लगाना है। इसमें कितनी इंप्योरिटी है सैंपल में। अगर मुझे CO का अमाउंट मालूम है कि मुझे CO 42 ग्राम मिला, ध्यान से देखिएगा 42 ग्राम मिला, तो क्या मैं उससे ट्रैक करके प्योर CaCO3 निकाल सकता हूं? कैसे निकाल लेंगे? क्या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर मोल ऑफ CaO डिवाइडेड बाई 1? कोई दिक्कत? मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर मोल ऑफ CaO डिवाइडेड बाई 1। मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको मैं CaCO3 ना लिखूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100 ग्राम इसको बनाने में रिएक्शन नहीं कर रहा है, जो प्योर वाला है केवल वही रिएक्शन कर रहा है। मेरे पास भले ही सैंपल 100 ग्राम का है, लेकिन क्या ये 100 का 100 CEO बना रहा है? नहीं। CEO कौन बना रहा है? CEO केवल प्योर वाला बना रहा है। ठीक है। मोल ऑफ प्योर CaCO3 कितने होंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। यहां से बेटे W प्योर कितना आ जाएगा? W प्योर आ जाएगा 75 ग्राम। 100 इंटू 3/4, 14 से काट दिया, 75 ग्राम। 75 ग्राम प्योर CaCO3 मुझे मिलेगा इस सैंपल में। मतलब मुझे यह पता लग गया कि भैया प्योर CaCO3 कितना था? प्योर CaCO3 कितना था? 75 ग्राम था। और इंप्योरिटी कितनी थी? 25 ग्राम थी। मतलब जो सैंपल मैं दुकान से खरीद के लाया, उस दुकान के सैंपल में एक्चुअली वो पूरा का तरीके से प्योर सॉल्वेंट, प्योर तरीके से प्योर रिएक्टेंट नहीं था, उसमें मिलावट की गई थी। 75 ग्राम प्योर रिएक्टेंट था, 25 ग्राम इंप्योरिटी थी। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 100 ग्राम CaCO3 के सैंपल में 75 ग्राम क्या है? प्योर CaCO3 है। या इसको और साइंटिफिकली अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो सैंपल मैं खरीद के लाया हूं वो एक्चुअली 75% प्योर है। जो सैंपल मैं खरीद के लाया हूं वो एक्चुअली 75% प्योर है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? परसेंटेज प्योरिटी होता है वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। जैसे इस केस में प्योर रिएक्टेंट कितना था? 75। और मैं सैंपल दुकान से खरीद के कितना लाया था? 100 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी निकलेगी यहां पर? जो CaCO3 मैं खरीद के लाया हूं 75 ग्राम उसमें प्योर था, 100 ग्राम सैंपल में खरीद के लाया इंटू 100। तो मेरा जो सैंपल है ये 75% प्योर है। अब मेरा सवाल जो मैंने कहा था शुरू में एक पॉइंट, उस पर ध्यान देना। वो पॉइंट क्या था? कि मैंने दुकान से 100 ग्राम CaCO3 खरीदा। मैं दुकान से जब भी खरीदूंगा इम्प्योर सैंपल ही खरीदूंगा। मैं तो जाके उसको बोलूंगा 100 ग्राम CaCO3 दे दो। उसमें इंप्योरिटी मिली है वो तो मुझे बाद में रिएक्शन से पता लगा ना।
पहले से पता होता तो मैं जाता ही नहीं उस दुकान पे। अब एक बार मुझे पता लग गया कि भाई मिलावटी सामान बेच रहा है, तो अब मैं अगली बार जाऊंगा ही नहीं उसकी दुकान पे। हाँ या ना? एक बार अगर मुझे पता लग गया कि ये भाई मिलावटी सामान बेच रहा है, तो मैं जाऊंगा ही नहीं उसकी दुकान पे। ठीक है, ठीक है ना? यानी कि परसेंटेज प्योरिटी का ये जो फॉर्मूला है, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। 2021 में, 22 में, 23 में, 25 में 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 सालों में। बस दिक्कत कहां होती है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता क्या दिया है क्या पूछा है। इसमें दिक्कत कहां होती है? दिक्कत ये होती है कि ये नहीं चमकता कि क्या दिया है क्या पूछा है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी वो आपसे क्वेश्चन में मास पूछेगा, जब भी कभी वो क्वेश्चन में आपसे मास पूछेगा या वो मास आपको देगा, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो परसेंटेज प्योरिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, चाहे वो गिवन मास हो, चाहे वो पूछा गया मास हो, मास ऑफ रिएक्टेंट चाहे वो गिवन हो चाहे वो पूछा गया हो, वो हमेशा, कैपिटल्स में लिख रहा हूं भाई साहब, हमेशा ऑफ इम्प्योर सैंपल, वो मास हमेशा इम्प्योर सैंपल का पूछेगा। वो क्वेश्चन में कभी भी आपसे मास प्योर सैंपल का नहीं पूछेगा, कभी भी क्वेश्चन में आपको प्योर रिएक्टेंट का मास नहीं देगा, ना देगा ना पूछेगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात जिस बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, वो कभी परसेंटेज प्योरिटी का प्रॉब्लम गलत नहीं करता, और इसी बात के चक्कर में बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। वो हमेशा आपसे प्योर जो रिएक्टेंट होगा उसका मास स्टाइशियोमेट्री से निकलवाएगा, लेकिन वो कभी भी आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आंसर हमेशा इम्प्योर सैंपल वाला ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, अभी आपको समझ में आएगा। हम्म, जैसे ये क्वेश्चन है 90, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, 3 साल पुराना क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे, व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3 विल रिएक्ट विद, इसको हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि मैंने अभी कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़ाई हैं, इसलिए मैं इसमें हल्का सा एक मॉडिफिकेशन कर देता हूं। विल रिएक्ट विद 0.25 मोल ऑफ HCl सोल्यूशन एज पर द रिएक्शन। ठीक है, 0.25 मोल HCl से आपको रिएक्शन करवानी है एक सोल्यूशन में। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, पूछ रहा है कितना मास रिएक्ट करेगा CaCO3 का, जो कि 95% प्योर है। अगेन आपको केवल ये याद रखना है, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में सर क्वेश्चन क्या हमेशा CaCO3 पर आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली CaCO3 पर क्वेश्चन पूछे जाने का लॉजिक ये होता है कि इसका जो मोलर मास होता है वो 100 होता है, तो 100 होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, ओके। तो W ऑफ प्योर CaCO3 अपॉन W इम्प्योर सैंपल। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी आ जाए आपके दिमाग में कि आपसे ये पूछा है, ठीक है, ये दे रखा है, ये पूछा है, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए प्योर CaCO3 निकालना हमेशा पड़ेगा, लेकिन वो कभी आपकी मंजिल नहीं होगा, वो आपका स्टॉपेज होगा, वो आपका रास्ता होगा। ठीक है ना? तो वो डेस्टिनेशन नहीं है भाई साहब, स्टॉपेज है। इस बात का ध्यान रखना कि वहीं जाके रुक जाओ कहीं।
अब तुम्हें ये पता है कि इसके 0.25 मोल लग रहे हैं, इसके 0.25 मोल क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो क्या हम यहां से प्योर CaCO3 के मोल निकाल सकते हैं? क्योंकि इससे तो रिएक्शन प्योर CaCO3 करेगा ना बाबू। भाई तुम्हारा सैंपल CaCO3 का है, इसमें प्योर CaCO3 है, साथ में इम्प्योरिटी है। अब ये HCl से रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा, इम्प्योरिटी थोड़ा रिएक्शन करेगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं यहां से इसमें ये निकाल सकता हूं प्योर CaCO3 कितना है, निकाल लू। मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1, रिएक्शन बैलेंस्ड है, बराबर मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहां से मोल ऑफ वेट निकालना ना मेरे को, व्हाट मास WCaCO3, इसका मोलर मास होता है 100, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां से बेटा कितना आ गया वेट ऑफ CaCO3, 100 इंटू 0.125, 12.5 ग्राम। ये प्योर CaCO3 है, ये है, ठीक है ना, ये है। लेकिन सैंपल 95% प्योर है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी भी तो है भाई। ये जो सैंपल है ये 95% प्योर है, मतलब 95% तो ये है और 5% इम्प्योरिटी है। तो ये 12.5 जो आया है ये 95% मास है सैंपल का, 100% थोड़ा है। 100% कैसे निकालेंगे जी? इसमें डाल के निकालेंगे फॉर्मूले में। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है जी? 95 है, W प्योर 12.5 है, W इम्प्योर निकालना है इंटू 100, यहां से W आ जाएगा बेटा 100 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 95, कितना आएगा ये? कितना आएगा ये आएगा 13 पॉइंट समथिंग, ये आएगा लगभग 13.1 ग्राम के आसपास आता है ये। तो आंसर 12.5 मत माराना, 13.1 लगेगा आंसर, ठीक है ना। आंसर 12.1 मत माराना। बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, द रेट ऑप्शन ऑफ मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई 20 ग्राम 20% प्योर CaCO3। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का नहीं, 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है। 20 ग्राम 20% प्योर, 20 ग्राम 20%। इस बार तुम्हें CO2 का मास निकालना है। तुम्हारे पास सैंपल है CaCO3 का। अगेन मैंने तुमसे कहा ना, जो मास दिया होता है वो हमेशा सैंपल का होता है। तो जो मास तुम्हें दिया है वो सैंपल का है, तुम्हें जो मास दिया है वो किसका है? सैंपल का है, यानी ये 20 ग्राम है। बाकी इसमें इंप्योरिटी है, ठीक है। अब जो प्योर CaCO3 होगा ना, केवल वही तो आपको CO2 देगा, इंप्योरिटी तो आपको कुछ नहीं देगी। यानी CO2 का अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? प्योर CaCO3 चाहिए। निकालो, पहले प्योर CaCO3 निकालते हैं, कितना होगा। हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी है, फॉर्मूला है प्योर CaCO3 का मास 20 ग्राम इंटू 100, 20 पंजे 100, हाँ या ना। और ये कितना दे रखा है मुझे? 20%, W प्योर इंटू 5, 4 ग्राम। ओनली 4 ग्राम ऑफ दिस इज प्योर। भले ही सैंपल मेरे पास 20 ग्राम है, लेकिन उसमें से मेरे काम का केवल 4 ही ग्राम है। मुझे वो दिख जरूर 20 ग्राम रहा है, लेकिन वो मेरे काम का नहीं, मेरे काम का केवल 4 ही ग्राम है। क्योंकि मेरे काम का तो CaCO3 वही वाला है ना जो प्योर है, क्योंकि इंप्योरिटी का मैं 4 थोड़ा ना डालूंगा।
भाई इसके अंदर ये 4 ग्राम है, इससे मुझे CO2 मिलेगा, इम्प्योरिटी से कुछ थोड़ा ना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मास 20 मत रखना, फिर गलत हो जाएगा। फिर बता रहा हूं, मास 20 मत रखना, मास अपॉन 100, W अपॉन 44, W बराबर 44 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगा 1.75 ग्राम्स। मास अगर तुमने 20 रखा, आंसर गलत आएगा। वो तो तुम्हें ऑप्शन से ही चमक जाएगा कि 20 रखोगे अगर यहाँ मास 1/5 8 पॉइंट समथिंग, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने आप चमक जाएगा कि गड़बड़ हो गई है। तो इसमें प्योर इम्प्योर का झोल समझना बहुत जरूरी है। इसको प्योर इम्प्योर का झोल समझ में आ गया, उसका काम हो गया। ठीक, जिसको प्योर इम्प्योर का झोल समझ में आ गया, तो दोनों तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया। यहां पर प्योरिटी देके मास निकलवाया था, और यहां पर मास देके प्योरिटी निकलवाई है। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट निकलवाया है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक इसमें और तरीका बनता है, एक लैंग्वेज और बनती है, वो लैंग्वेज भी करवा देता हूं। जैसे वो आपसे कह रहा है 20 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस 8 ग्राम MgO। हीटिंग करने पर ये 8 ग्राम MgO देता है, 8 ग्राम MgO देता है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Mg, ये क्वेश्चन है। अगेन MgCO3 का सैंपल है 20 ग्राम, फिर से वही बात, MgCO3 का मास दिया है, तो जो मास दिया है MgCO3 का वो सैंपल का है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो सैंपल का है, क्योंकि अगर वो प्योर MgCO3 का होता तो परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन ही नहीं पूछता, 100% प्योर होता। हाँ या ना? तो MgCO3 अपने को 20 ग्राम दिया है, इसमें कुछ तो प्योर MgCO3 है और कुछ इम्प्योरिटी है। मुझे ये पता है कि भैया ये मुझे 8 ग्राम MgO दे रहा है, ये मुझे 8 ग्राम MgO दे रहा है, और ये मुझे कुछ नहीं दे रही है। क्या मैं MgO से MgCO3 निकाल सकता हूं? ये निकला है, मेरा काम हो जाएगा। रिएक्शन क्या होती है? MgO प्लस CO2। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? MgO प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना? तो मोल ऑफ MgCO3 रिलेशन क्या बताया था स्टोइचियोमेट्री में? डिवाइडेड बाई 1, मोल ऑफ MgO डिवाइडेड बाई 1। वेट ऑफ प्योर MgCO3 अपॉन 24 मैग्नीशियम का, 12 कार्बन का, 16 इंटू 3, और 8 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 16, ये हो गया 8/40, 1/40। ठीक है, तो प्योर MgCO3 का मास कितना हो जाएगा? प्योर MgCO3 का मास हो जाएगा 84/5 ग्राम्स। ये लीजिए। अब आपको प्योर MgCO3 का मास पता है, सैंपल का वेट पता है, तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल दीजिए। W प्योर अपॉन W सैंपल इंटू 100, 84%। तीनों तरह का क्वेश्चन है, एक आपको करा दिया। एक में आपसे प्रोडक्ट का अमाउंट निकलवा लिया था, वो रहा। एक में आपसे रिएक्टेंट का अमाउंट निकलवा लिया, ये रहा। और एक में आपसे परसेंटेज प्योरिटी निकलवा। ठीक है, तो ये कहानी हुई परसेंटेज प्योरिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज प्योरिटी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर नीट में आते
हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, ढंग से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट एक क्वेश्चन है, लास्ट एक वैरायटी है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। स्टोइशियोमेट्री में कई बार सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टोइशियोमेट्री में कई बार क्या होता है, सीक्वेंशियल रिएक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें कोई एक रिएक्शन एक सीक्वेंस में चलती रहती है, कोई एक रिएक्शन सीक्वेंस में चलती रहती है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन सीक्वेंस में चलती रहती है। तो जो लास्ट चीज है वो हम लोग करेंगे, वो है सीक्वेंशियल रिएक्शंस। इसकी लास्ट वैरायटी जो है इस लेक्चर की वो है सीक्वेंशियल रिएक्शंस, ठीक है। अब ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या भला है। सपोज कीजिए एक रिएक्शन चल रही है, अभी आपने सिंगल सिंगल रिएक्शंस पढ़ी हैं बहुत सारी, है ना। सपोज कीजिए एक रिएक्शन चल रही है, M1A से आपको मिल रहा है N1B प्लस P1C। M1 N1, ये M, N और P जो है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जो रिएक्टेंट है वो कैपिटल में लिखे हैं, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो स्मॉल्स में लिखे हैं, ठीक है। अब जो B है वो जा रहा है N2D प्लस P2E में, और जो D है वो अब जा रहा है M3D गिव्स N3F प्लस P3। ये क्वेश्चन है, ठीक। मैं आपसे कहूंगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F फॉर्म्ड बाय X मोल्स ऑफ A। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। लास्ट वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसे लिंक करना होता है इनिशियल वाली के रिएक्टेंट से। इसे सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे कि ये होता कैसे है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको F निकालना है और A निकालना है, ठीक है। वैसे तो इसे करने के दो तरीके हैं। बड़ा तरीका ये है कि आप तीनों रिएक्शंस के ऊपर स्टोइशियोमेट्री लगाइए, ठीक है ना। तीनों रिएक्शंस के ऊपर आप स्टोइशियोमेट्री लगाइए और स्टोइशियोमेट्री लगा के सॉल्व कीजिए। लेकिन उतना लंबा तरीका हमें करना नहीं है ना, हम आसान तरीके से इसे करेंगे। इसका एक मेथड आपको बताता हूं जिसे मैं रिट्रिक मेथड बोलता हूं। आसान तरीका है वो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो रिएक्टेंट ढूंढिए या वो प्रोडक्ट्स ढूंढिए, वो चीजें ढूंढिए जो इस चेन में कॉमन है, जो हर रिएक्शन में आपको दिख रहे हैं। जैसे ए से बी और सी बना तो बी यहां पर काउंट हुआ, तो बी आपके काम की चीज है। फिर बी से डी और ई बना तो डी यहां तक आया, तो डी आपके काम की चीज है। एफ और ए तो है ही काम की चीज, क्योंकि एफ और ए पे तो क्वेश्चन ही है, आया ना। एफ और ए पे तो क्वेश्चन ही है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो सिंगल सिंगल रिएक्शन में आ रही हैं वो आपको इसमें यूज नहीं करनी है। दी हुई है तो भी नहीं करनी है, और नहीं दी है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दी है तो भी नहीं करनी, और करनी है तो नहीं करनी है, नहीं दी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इक्वेशन बनाएंगे मोल्स ऑफ एफ बराबर मोल ऑफ ए इंटू इंटू, ध्यान से देखिएगा, N3/M3 stoichiometric coefficient of product upon reactant in third step into N2/M2 product reactant second step और N1/M1।
हर रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट मिलेगा और एक प्रोडक्ट मिलेगा जो आपके काम का होगा। एक रिएक्टेंट आपको ऐसा मिलेगा और एक प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो आपके काम का होगा। बस आपको उनको आपस में लिंक करना है। काम का कैसे निकालेंगे? पहली रिएक्शन का रिएक्टेंट और दूसरी आखिरी रिएक्शन का एक प्रोडक्ट तो काम का है ही सही, वो तो आ ही गए पिक्चर में। फिर जो लिंक कर रहे हैं, जैसे इसमें कनेक्टर कौन है? बी, इनका कनेक्टर कौन है? डी, उसको लेना है। ठीक है, इसे रिट्रिक मेथड बोलते हैं। मान लो अगर इसमें तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी भी दी होती, मान लो अगर इसमें तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी भी दी होती, ठीक है ना, परसेंटेज प्योरिटी भी दी होती, जो कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मान लो कि तुम्हें इसमें परसेंटेज प्योरिटी गामा 1% दे रखी है, गामा 2% दे रखी है और गामा 3% दे रखी है, ऐसा दिया होता तो ऐसे केस में इफ परसेंटेज प्योरिटी इज गिवन, तो ऐसे केस में मोल ऑफ एफ क्या हो जाता? ये हो जाता मोल ऑफ ए इंटू N3/M3 N2/M2 N1/M1 इंटू गामा 1/100 गामा 2/100 गामा 3/100। फ्रैक्शन बना के लिखना है, पट से आंसर आएगा इससे आपका। इससे जल्दी कोई मेथड से आंसर आता ही नहीं है, ये सबसे आसान मेथड है इसका। ठीक है, तो सीक्वेंशियल के न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं। दो न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं, इस पे दो न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूं कि कैसे हम सीक्वेंशियल रिएक्शन से डील करते हैं। चलिए सीक्वेंशियल के दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए दो क्वेश्चन देखते हैं, इनफैक्ट एक बिना यील्ड वाला और एक यील्ड वाला। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसने m + x2 gives mx2, ठीक है, 3mx2 + x2 gives m3x8 और m3x8 plus NCO3 gives NX4 plus CO2 plus 3MO plus 2x2। और आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स required to produce 3 mole NX4 moles of M required to produce 3 mole NX4 according to given sequence of reaction। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इसके 3 मोल बनाने हैं, इसमें आपको इसके 3 मोल बनाने हैं। सीक्वेंस आपको दी हुई है, ठीक है, एम के मोल आपको निकालने हैं। तो एक चीज तो आपके पास ये हो गई NX4, आखिरी रिएक्शन का प्रोडक्ट। पहली रिएक्शन के रिएक्टेंट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर देखिए कनेक्ट कौन कर रहा है? M3x8 M3x8, और यहां पर कनेक्ट कौन कर रहा है? MX2 और MX। ठीक है, जो चीजें कनेक्ट नहीं कर रही हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। जैसे X2, अब सर X2 तो पहली और दूसरी दोनों में है, आपने X2 को क्यों छोड़ दिया? रिएक्टेंट है, ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट बनेगा तब सीक्वेंस बनेगी। इसका रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट कॉमन है तो सीक्वेंस नहीं बनेगी। तो इससे ये बना, फिर इसने ये बनाया, मतलब M से MX2 बना, उसने M3x8 बनाया, उसने NX4 बनाया, ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो मेनली सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है।
तो देखिए मोल्स ऑफ NX4 बराबर होगा मोल्स ऑफ M इंटू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 1/1 थर्ड स्टेप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 1/3 सेकेंड स्टेप, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लीजिए हो गया। ये निकला है यहां से। इसके आपको बनाने हैं 3 मोल NM/3। तो यहां से NM कितना लगेगा आपको 3 × 3 9 3 × 3। अगर परसेंटेज यील्ड नहीं दी है तो आप इसको लंबे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी अगर नहीं दी है तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे आप M से MX2 निकाल लीजिए। पहली रिएक्शन से देखिए मोल्स ऑफ M डिवाइडेड बाई 1 मोल्स ऑफ MX2 डिवाइडेड बाई 1, या इनफैक्ट आप दूसरी रिएक्शन से देखिए कनेक्टर आपने निकाल लिया। थर्ड रिएक्शन से देखिए NX4 के मोल डिवाइडेड बाई 1 M3X8 के मोल डिवाइडेड बाई 1। यहां से M3X8 के मोल कितना निकला है 3 मोल। इसके 3 मोल दे रखे हैं, इसके 3 निकला है। अब इससे MX2 निकाल लीजिए। सेकेंड स्टेप में आइए M3X8 का मोल डिवाइडेड बाई 1 MX2 का मोल डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से MX2 के मोल निकल आएंगे 9 मोल। अब फर्स्ट स्टेप पर आइए MX2 को M से रिलेट कर दीजिए। यहां से NM निकल आएगा कितना 9। ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपको स्टेप ज्यादा लगी लेकिन आंसर आ गया, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी दे दी या परसेंटेज यील्ड दे दी, एक ही बात होती है दोनों, परसेंटेज प्योरिटी ही परसेंटेज यील्ड भी होती है। तब उस केस में आप क्वेश्चन को इस मेथड के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रिट्रिक मेथड के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 2A + B गिव्स 3C + D, ठीक है। 4C + E गिव्स 2F + 5G, ठीक है। 3G + 6H गिव्स 2I + 3J। और इसमें आपको मैंने परसेंटेज प्योरिटी भी दे दी। ये वाला 80% है, ये वाला 60% है, और ये वाला 70% है या 50% है। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ J formed by 6 मोल्स ऑफ A। ये क्वेश्चन है। आपको J के मोल निकालने हैं 6 मोल ऑफ A से। इस टाइप के क्वेश्चन में बिना इस मेथड के आपका काम नहीं चलेगा, बना ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन आप। इतना लंबा चला जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि आपको परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले भी डालने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा सॉल्व करते करते, बहुत भयानक दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये वाला मेथड सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो मैक्सिमम कन्वीनियंस आपको यहीं से मिलेगी, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, आपको J के मोल निकालने हैं A से, तो 2 तो ये हो गए J और A। अब देखिए इसमें C बन रहा है जो दूसरी रिएक्शन में जा रहा है, और इसमें F और G बन रहे हैं, लेकिन इसमें से G इस रिएक्शन में आ रहा है। कनेक्टर मिल गए आपको J G, A ने C बनाया, C ने G बनाया, G ने J बनाया, अल्टीमेटली ये रिएक्शन है, ठीक है। लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट बराबर पहली स्टेप का रिएक्टेंट इनटू N3/M3 M2/N2
3/2, गामा 1/100, गामा 2/100 और गामा 3/100। ये लीजिए, हो गया। सॉल्व कीजिए। इस 3 से ये 3 कट गया। इसके आपको 6 मोल्स दे रखे हैं। 6 इंटू 80/100, देखिएगा ध्यान से। ये 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 50 अपॉन 100 अपॉन 100। नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे एक 10 और है बस। ये कट गया, ठीक है। 100 बर्बाद हो गया है पूरा का पूरा। अब सॉल्व कर लें आप इसे। देखिए 25, 4 बार काट दीजिए तो हो गया 6 इंटू 3 इंटू 6, 2 6 हैं, नहीं हाँ 2 6 है ना। 6 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 40। इसको आप 4 से काट सकते हैं। 27/10, 2.7 मोल्स। ये आपको जे के मोल मिल गए, जे के मोल मिल गए। इससे आसान और इससे आसान और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हालांकि ये तरीका लिमिटिंग रीजेंट वाली प्रॉब्लम्स पे नहीं लगता। अगर प्रॉब्लम में लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो नहीं लगेगा, लेकिन उतने लेवल की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ नहीं आएंगी, नीट में नहीं आएंगी। वो जेई में आती हैं, वो भी एडवांस में आती हैं, मेंस के लेवल पे भी नहीं आती, ठीक है। तो आपका काम आराम से यहां तक के लिए चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एडवांस मोल कॉन्सेप्ट की बातें हम लोगों ने कर ली। एडवांस मोल कॉन्सेप्ट के विषय में हमारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। इस लेक्चर की पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस लेक्चर की पीपीटी में कुछ ब्लैंक क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, कुछ लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन हैं, कुछ स्टाइशियोमेट्री के क्वेश्चन हैं, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, वो मैं छोड़ दे रहा हूं। आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आपके पास भी जो भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये हमने मोल कॉन्सेप्ट ए से लेके जेड तक, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से लेके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो सारे ही कवर कर दिए, ठीक है। तो अब इस सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री का जो अगला लेक्चर आएगा वो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर, जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरा डिकोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, वही एनसीईआरटी को पूरी तरीके से डिकोड करने के वादे के साथ। आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।